राजस्थान नाम के एक शहर में प्रमिला अपने परिवार के साथ रहती थी। वर्मा परिवार पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था। प्रमिला के परिवार में पति, बेटा, बहू, एक बेटी और पोते पोतियां थे। यूं तो प्रमिला के बेटे प्रवीण ने लव मैरिज की थी, पर लव मैरिज में भी प्रमिला को ऐसी संस्कारी बहू मिली थी जिसकी लोग आस करते हैं। एक सुबह आराम से अपने कमरे में नवीन और प्रमिला सो रहे होते हैं, तभी उनकी बहू मोनिका कमरे में आती है। उठ जाइए मम्मी जी, 8 बज गए, आपकी दवाई का समय हो गया है। ये आपकी और पापा जी के लिए बिना चीनी की चाय। 8 बज गए, पता भी नहीं चला। पर ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। तूने कहीं अलार्म बंद तो नहीं कर दिया था प्रमिला? क्यों फ़ोन में छेड़छाड़ करती रहती है जब आता नहीं तो? इतनी मुश्किल से मैंने फ़ोन पर आलिया से अलार्म लगवाया था। देर हो गई ना, अब पैकेट का दूध लाना पड़ेगा। बस बस पापा जी, मम्मी जी ने कुछ नहीं किया, मैंने ही बंद किया था अलार्म। इस उम्र में आपको सुबह सुबह उठने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, ये भी तो है। ये सुबह जाकर दूध ले आए थे और आंगन में झाड़ू करण ने लगा दिया, तो आप किसी चीज़ की फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर प्रमिला अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। कैसी सोने सी बहू लाया है मेरा बेटा, वरना कौन आज के ज़माने में अपनी सास ससुर की इतनी फिक्र करता है। अच्छा जा बेटा, आलिया को भी उठा दे, वो रसोई में तेरी मदद कर देगी। सुबह से काम में लगी रहती है तू। कम काम होता है क्या घर पर? बच्चों को तैयार करना, प्रवीण को ऑफिस भेजना, फिर हम बूढ़ों के 50 चोचले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी। वैसे भी दीदी तो पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर बाद मोनिका सभी के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा देती है। ओह माय गॉड, दिस इज सो ऑयली, आई कांट ईट दिस। ये क्या है भाभी? आपको पता है ना मैं भटूरे नहीं खाती हूँ, इससे मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस। तो ये बेचारी दिन भर सभी के लिए अलग अलग डिशेस बनाती रहे। तुम्हारे पापा का मन था छोले भटूरे खाने का। अरे बहू खुद भी छोले भटूरे नहीं खाती, कल की बासी रोटियां खा रही है बेचारी, तो भी खा ले वही। दिन भर पढ़ाई करो और खाने को मिलेगी बासी रोटियां। नहीं खाना मुझे कुछ भी। अरे दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? बताइए आप क्या खाओगी, मैं अभी बना देती हूँ। पास्ता खाने का मन है मुझे, और वो भी व्हाइट सॉस प्लीज। अपनी खाने की थाली छोड़कर मोनिका उठकर रसोई में जाती है। अपनी ननद के लिए पास्ता बनाकर आलिया जैसे ही ननद के कमरे में जाती है। वो क्या है ना भाभी, मेरे दोस्तों का कॉल आया है, हम सब आज ग्रुप डिस्कशन के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो ये पास्ता आप फ्रिज में रख दीजिए। ओके, चल रही हूँ, लेट हो रहा है, बाय। ये सब प्रमिला देख लेती है। हद करती है ये आलिया। कल को अपने ससुराल जाएगी, वहाँ भी ऐसी हरकतें करेगी तो इसके ससुराल वाले इसे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। जहाँ सबने सुना है कि भाभीियों के आते ही ननद के जीवन में से खुशियाँ चली जाती है, वहाँ वर्मा परिवार में ननद के जीवन में तो भाभी के आने से सुख डबल हो गया था। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आलिया आए दिन काम से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना बना दिया करती, पर अब मोनिका उसकी चाल को समझने लगी थी। और एक दिन पढ़ाई का बहाना कर जब आलिया अपने कमरे को बंद करके बैठी थी, मोनिका उसके कमरे के अंदर झांकती है। तो ये पढ़ाई हो रही है इनकी, पढ़ाई के नाम पर रील्स बना रही है। ये सब काम और शादी से बचने के बहाने हैं आलिया के। पर अब ये मैं होने नहीं दूंगी मम्मी जी। ऐसा तिगड़म लगाऊंगी कि आलिया दीदी खुद ही आपसे कहेंगी, मम्मी मेरी शादी कर दो जनवरी फरवरी मार्च में, मम्मी मेरा जी नहीं लगता घर की काम काज में। और अगले ही दिन से शुरू हो जाता है मोनिका का अपनी ननद को टोपी पहनाना। ये ले, किसी काम का नहीं है तू करण। जब देखो इधर उधर उछल कूद भाग दौड़। सीख कुछ अपनी बुआ से, किस तरह दिन भर पढ़ाई करती रहती है। अरे अरे, बच्ची को मारने की क्या जरूरत है भाभी, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। हाँ बुआ, मम्मी ना मुझे मारती है, और मेरी ट्यूशन टीचर तो और भी गंदी है। अब तो दिन भर पढ़ाई करती हो ना, आप ही मुझे पढ़ा दो प्लीज। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मोनिका इसकी ट्यूशन छुड़वा दे और ट्यूशन के पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि हमारी होशियार आलिया है ना, अपने भतीजे को अच्छे से पढ़ा ही सकती है। इतना तो कर लेगी ना बेटा तू? हाँ हाँ मम्मी, ठीक है, पढ़ा दूंगी। चल मेरे कमरे में चल। ये तो बस शुरुआत थी। 2 घंटे बाद मोनिका आलिया के कमरे में जाती है।
मेरे लहंगे के साथ कौन सा ब्लाउज जाएगा दीदी, बताओ ना। आप तो कॉलेज जाती हो, आपको तो पता है आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं तो घर पर पड़े पड़े बड़ी आउटडेटेड सी हो गई हूँ। और मैं तो क्या कहती हूँ, इस लहंगे की मैचिंग के ब्लाउज का कपड़ा लाकर टेलर को डिज़ाइन बताकर आप ही मेरी ब्लाउज बनवा दो ना प्लीज़। हाँ हाँ, आलिया तो ये कर ही देगी। वैसे भी पूरे घर में फैशन सेंस तो बस अभी से ही है। अच्छा आलिया, एक बार जरा मेरे कमरे में तो आ बेटा। न जाने आज पूरे घर को अचानक से क्या हो गया है, सब आलिया आलिया कर रहे हैं। आलिया अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ प्रमिला कहती है, बेटा जरा मेरी अलमारी साफ कर देना। अब बहू को तो ये क्या भी नहीं सकती। तुझ पर विश्वास है ना मुझे, और वो तो बाहर की लड़की है, न जाने कब उसकी नीयत खराब हो जाए। पैसे देख कर ना अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है। वैसे भी तू तो पढ़ाई करती है, कॉपी किताब सजाने की तो आदत है तुझे। वैसे ही मेरी अलमारी भी जचा दे। हद हो गई ये तो। आलिया अपनी माँ का काम कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर पापा का कॉल आता है। आलिया बेटा, तू तो अकाउंट्स की ही पढ़ाई कर रही है ना, जरा दुकान पर आ जा। वो आज मेरा ना सीए नहीं आया, जरा खाता तो चेक करते, इससे तेरा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। दिन भर पढ़ाई के नाम पर हॉल में मूवी देखने वाली और दिन भर सोने वाली आलिया अब की बार ऐसी फंसी कि ना निगलते ही बनता था ना उगलते। एक शाम आज ही एक अच्छे घर का रिश्ता आया था दीदी के लिए। मैंने तो मना कर दिया, भाई हमारी दीदी तो पढ़ाई करेगी, है कि नहीं मम्मी? सही किया ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही किया तूने। अब यह चली जाएगी तो करण को कौन देखेगा? ये सुनते ही अपने मायके में काम करके थक चुकी आलिया कहती है, नहीं नहीं मम्मी, मैं क्या कह रही थी, तुम ही कहती रहती हो ना, ये कोई उम्र है मेरे कबारे बैठे रहने की। और वैसे भी मेरी सब फ्रेंड की शादी हो गई है, अब पढ़ाई का क्या है, वो तो मैं शादी के बाद भी कर लूँगी। ये फंसी मछली जाल में। ये सुनते ही मोनिका अपनी सास को आंख मारती है और फौरन ही एक अच्छे भरे पूरे घर के लड़के का रिश्ता देखकर आलिया की शादी करवा दी जाती है। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। हमेशा अपने मायके में आराम करने वाली आलिया को इसका अंदाजा भी नहीं था कि ससुराल किस चिड़िया का नाम है। जहाँ अच्छे से अच्छे झड़ जाते हैं बाल, वहाँ होता है ससुराल। आलिया के ससुराल के अंदर के नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी शादी में लोग खाने आए हुए हों। इतने बड़े परिवार की इकलौती बहू आलिया पसीने से लथपथ टूटे फूटे हॉल में रसोई में रोटियां बना रही होती है। अरे बहू रोटी ला रही है कि हम लोग भूखे ही उठ जाए। खड़े खड़े 72वीं रोटी सेक रही हूँ मम्मी जी, अब भी खाओगे क्या आप लोग? ये कहाँ फंस गई मैं, ये परिवार है या अनाथ आश्रम? मुझे नहीं रहना यहाँ। आलिया बाहर जाकर अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, वो ना मेरे मायके से कॉल आया था, मैं एक बार होकर आऊँ प्लीज? ठीक है, पर 2 घंटे के अंदर आ जाना। शाम के नाश्ते की तैयारी जो करनी है। अपने बिखरे बाल और इधर उधर सरकती साड़ी को किसी तरह संभालते आलिया अपने मायके पहुंचती है। अब पानी मिलेगा क्या? ये लो, मैं आई भी तो कहाँ, आप लोग तो खुद मुझसे इतना काम करवाते हो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? ये आपका मायका है दीदी, यहाँ किसकी मजाल जो आपसे काम करवाए। आराम से पैर चढ़ाकर बैठिए, मैं आपके लिए मिल्क शेक लेकर आती हूँ। अचानक ये भाभी को क्या हो गया? ये इतनी अच्छी कैसे बन गई? वो अच्छी ही है बेटा, वो सब तो हमारा नाटक था तुझे शादी के लिए हाँ करवाने का। अभी आराम से सेवा करवा ले, क्योंकि 2 घंटे में तो तुझे वापस अपने ससुराल जाना है। दबंग जिठानी। अरे ओ नासपीटी, खाना बनाने को क्या और 365 दिन जाएंगे हैं? देखे मनमोहन जी, वर्षा बहू ने अब तक खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ हमें अभी इसके प्रति और सख्त रवैया अपनाना होगा। अरे यह क्या, मैं कब से कुछ कह रही हूँ आपको। अरे घुस ही जाइए ना अब एक बार के लिए उस न्यूज़पेपर में। अब क्या कहूँ, दिन भर तुम्हारा मुंह किसी नॉन स्टॉप टेप की तरह बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। सासू माँ, ससुर जी, खाना बन गया है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं परोसती हूँ। इतना टाइम सो रही थी क्या रसोई में? अरे एक उबले हुए आलू को काटने के लिए भी तुझे 1 घंटा लगता है। कछुआ भी तुझसे ज्यादा तेज है। ओजस्विनी के 2 बेटे होते हैं,
बड़ा बेटा विराज और छोटा बेटा आकर्ष। बड़े बेटे की शादी वर्षा से हुई होती है। ओजस्विनी पूरे घर में सब पर अपनी चलाती है और हर किसी को दबाव में रखती है। स्वभाव की भी बहुत कठोर होती हैं। ओजस्विनी के इस बर्ताव के कारण वर्षा ने अपनी इच्छाओं का बलिदान दे दिया था और हमेशा से ही वो अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते आई थी। वर्षा बहुत ही मासूम और सीधी सादी होती है, जिसका ओजस्विनी और भी जम के फायदा उठाती है। ओ दो हंसों का जोड़ा, हैं? कहाँ चले तुम दोनों? माँ, वो आज वर्षा का जन्मदिन है ना, इसलिए उसे ज़रा बाजार ले जा रहा हूँ। अब घर पर तो आप मनाने देंगी नहीं। अच्छा, बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बीवी पर, हैं? अरे इतना ध्यान इस कलमुही में देने से अच्छा अपने कारोबार में दे। और तू हीरोइन बन के लाल लिपस्टिक लगा के निकल पड़ी अपने पति परमेश्वर के संग, हैं? पता है ना, आज शाम को तुझे मेरे साथ बाजार जाना है। वहां मेरा सामान कौन पकड़ेगा? तू ही ना। और तू विराज, तुझे अगर बाहर जाकर खाना पीना घूमना है ना तो चला जा अकेला, ऐसे मत ले जाया कर। वर्षा का मन बहुत उदास हो जाता है। ओजस्विनी उससे खूब काम कराती है और वर्षा काम करते वक्त खूब रोती है। थोड़े दिनों बाद छोटे बेटे आकर्ष की शादी रिम्पी से हो जाती है। रिम्पी के आते ही ओजस्विनी घर में और कठोरता से पेश आती है। और रिम्पी बहू, तुझे मैं पहले से ही समझा दे रही हूँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में जो कुछ भी होगा, चाहे वो कितनी ही छोटी बात हो या बड़ी बात, उसका फैसला मैं लूँगी। और तुम दोनों बहुएं अपना अपना काम सही से करोगी तो फायदे में रहोगी। ठीक है सासू माँ, समझ गई। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, लेकिन आप भी ना मुझ पर खामखा चिल्ला नहीं सकती फिर। रिम्पी समझ जाती है कि ओजस्विनी कितनी सख्त और कड़क स्वभाव की हैं। रिम्पी फिर भी वर्षा जितनी शांत नहीं होती, उस सास को सही जवाब देना जानती है। अब ओजस्विनी जैसे वर्षा के साथ पेश आती, वैसे ही नई नवेली बहू रिम्पी के साथ भी पेश आने लगती है। दोनों जेठानी देवरानी के बीच इतनी दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि ओजस्विनी उन्हें दिन भर काम में व्यस्त रखती हैं, जिस वजह से वो दोनों चैन से सांस तक नहीं ले पाती। ओजस्विनी अपने बेटों और पति को भी बस किसी न किसी काम में लगाती रहती और खुद आराम से रहती। फिर एक दिन वर्षा देखती है कि रिम्पी ने विराज से कुछ खाने के लिए मंगवाया है। ये लो रिम्पी, तुम्हें तो नुक्कड़ वाली कचौड़ियाँ खानी थी ना, खाओ अभी। एक्स्ट्रा चटनी भी लाई है जैसे तुमने कहा था। थैंक यू सो 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 मच जेठ जी। मुझे कब से मन था इन कचौड़ियों को खाने का, फाइनली मैं इन्हें खा पाऊंगी। रिम्पी और विराज को इतना करीब आते देख वर्षा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही रिम्पी वर्षा का सीधापन देख उसका फायदा उठाते हुए कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहती जिससे वर्षा और भी गुस्सा हो और उसके अंदर की शांत वर्षा एक गुस्सैल वर्षा में बदले। ऐसे ही एक रोज़ रसोई में दोनों काम कर रही होती हैं, तभी रिम्पी जानबूझकर वर्षा की साड़ी पर अचार डाल देती है और उसकी साड़ी खराब कर देती है, जिससे वर्षा गुस्से से तिलमिला उठती है। रिम्पी, जब से आई हो तब से देख रही हूँ, बस मेरे लिए सर दर्द बनती फिर रही हो, मुझे दुख दर्द और गुस्सा दे रही हो। तभी रिम्पी अचानक से वर्षा के गले लग जाती है और वर्षा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। आई एम सॉरी दीदी, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर परेशान किया ताकि आपके अंदर का शांत ज्वाला एक दिन ऐसे ही फटे कि बस तबाही हो जाए। आपको पता है लोग आपका फ़ायदा क्यों उठाते हैं, स्पेशली सासू माँ, क्योंकि आप बहुत सीधी हो, भोली हो। लेकिन वर्षा दीदी, अगर हम यूं ही सीधे बैठे रहे ना तो हमारी सास हम सबको खा जाएगी। पागल हो क्या तुम? हाँ हूँ मैं पागल। देखिए, मैं अकेली उन्हें टक्कर नहीं दे सकती। अगर हम दोनों बहुएं साथ मिलकर टीम अप कर ले तो जब मुरझाया हुआ फूल ताज़ा हो जाए, यानी कि आप शांत से एकदम सख्त हो जाओ, तो फिर वो अपना राज कहीं चला ही नहीं पाएगी। ये तो तुम सही कह रही हो रिम्पी। मैं हमेशा से ही सासू माँ की हर बात को मानती आई हूँ। वो पहले से ही सबको अपना गुलाम समझती हैं। उनके सामने यूँ भीगी बिल्ली बनकर रहें तो वो समय के साथ हम पर और भी राज करेंगी। दोनों जिठानी देवरानी के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों तय करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों अब और नहीं सहेंगी और ना ही अपने पतियों को और ससुर को सहने देंगी।
फिर अगले दिन जब जेठानी वर्षा के मायके वाले यानी माँ बृंदा, पापा विनोद और वर्षा का छोटा भाई इंदर बिना बुलाए उसके ससुराल चले आते हैं, तब अरे समधन जी, समधी जी, इंदर, तुम तीनों यहाँ कैसे मुंह उठाकर आज हैं? वो दरअसल हम ना यहाँ बरेली में माता की मंदिर आए थे, तो सोचा चलो क्यों ना वर्षा बिटिया को भी मिल लिया जाए और आप सबको प्रसाद भी दे दिया जाए। वर्षा बिटिया, ये ले, सभी को प्रसाद बांट दे। वर्षा सबको प्रसाद बांटती है। ओजस्विनी को वर्षा के मायके वालों का यूं बिन बुलाए आना अच्छा नहीं लगता और वो पहले से ही उसके मायके वालों से नफरत करती है क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। जब वर्षा अपने मायके वालों के लिए कप में चाय लाती है तभी ओजस्विनी उसे रोक लेती है। रुक जा वर्षा बहू, तू अपने मायके वालों को इन चीनी मिट्टी के कप में चाय नहीं दे सकती। रेम्पी बहू, जाकर इन सबको कागज़ के कप में चाय दे दो। और आप तीनों उठिए और हमारे बरामदे में रखे पटल पर जाकर बैठिए। आप लोग इस सोफे पर नहीं बैठ सकते क्योंकि इस घर में बैठने और चाय पीने की तो क्या, कदम रखने की भी हैसियत नहीं है आप लोगों की। वो तो शुक्र मनाइए मेरे बेटे विराज को कि आपकी लड़की पसंद आ गई। वर्षा अपनी और अपने मायके वालों की बेइज्जती होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आखिरकार आवाज उठाती है। बस सासू माँ, बस, बहुत हुआ आपका नाटक। सालों से मैं बस सहती आ रही हूँ। मैं ही नहीं, इस घर में रह रहे सभी सदस्य, सबका जीना दुश्वार कर रखा है आपने। अरे आप जैसी सासू माँ और बीवी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे माँ, पापा और भाई की बेइज्जती करते हुए आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई? भूल गई आप? आपके हर एक दुख सुख में मैं आपके साथ रही हूँ। रात रात भर जाकर आपकी सेवा की है। आपकी एक पुकार लगाते ही भागी दौड़ी चली आती हूँ मैं, और उस सब का सिला आप मुझे ये दे रही हो। सही कह रही है वर्षा दीदी, हम सब आपके नौकर नहीं है, रिश्तेदार हैं। ये हिटलरगिरी आप हम पर नहीं चला सकती, और अब तो हम सहने वाले भी नहीं है। बहुत हो गया। शादी को वैसे भी 44 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी आज तक तुम मुझे अपना सेक्रेटरी ही मानती हो और वैसे ही मेरे साथ पेश आती हो। हर जगह मेरा अपमान करती आई हो। कहने को तो हम आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने तो कभी हमें ममता वाला प्यार दिया ही नहीं। बस सख्ती से ही पेश आई हो। हर चीज़ के लिए रोक टोक, ये मत करो, वो मत करो। अरे सौतेली माएँ भी इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम सब आपका एक भी हुक्म नहीं पालेंगे। अब आपका सिंहासन गया। तभी ओजस्विनी डर जाती है और कहती है, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बुरी नहीं, अच्छी बनूंगी। मैंने बहुत गलत किया तुम सबके साथ, अब मुझे समझ में आ गया। जेठानी और सभी घरवाले ओजस्विनी के इस आंसुओं से पिघलते नहीं, बल्कि उसी की तरह कठोर बनकर उसे सबक सिखाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ओजस्विनी भी ठीक हो जाती है और वो सबको प्यार देती है। वर्षा दीदी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आप तो फायर निकली। #मेरी दबंग जिठानी। हर रोज की तरह साधना निवास में खाने के वक्त वही चर्चा होती है जो पिछले 8 महीनों से हो रही थी। कब तक शादी को टालती रहेगी तू? अब शादी कर और नक्की कर। हाँ बेटा, अगर राजू जी से रिश्ता नहीं करना तो फिर वही बता दे, हम दूसरा लड़का देखना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं मम्मा, ये क्या बोल रही हो आप? मैं राजू से ही शादी करूंगी। पूरे ज़माने से बचा कर रखा है मैंने खुद को उन्हीं के लिए, तो उन्हीं से शादी नहीं करूंगी क्या? क्या बोल रही हो आप भी? तो पा लिया ना राजू जी को, अब छोड़ दे तपस्या। पर उनका काम भी तो है ना मम्मी जी, उन्हें फुर्सत कहाँ मिलती है? ऐसे कई काम काजी देखे मैंने, ये सब ना झूठ मूठ के बहाने हैं बेटा। कल ही तू किसी भी तरह राजू जी को घर पर लेकर आ, मैं सामने रखकर बात करूंगी। शादी करनी है तो करे, नहीं तो हम अपनी बेटी को अब और घर पर नहीं रखेंगे। अरे तेरी भी तो उम्र निकली जा रही है, फिर बाहर के रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। और अगले दिन स्वीटी राजू को अपने घर पर बुला लेती है। ये सब क्या है स्वीटी? इसलिए मैंने तुम्हें प्यार किया था क्या? बेकार में यहाँ आने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मेरे दिमाग में जो बिजनेस का थॉट था, अगर वो दिमाग से निकल गया तो हो गया ना नुकसान। तुम कितने टैलेंटेड हो राजू, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में काम और काम ही रहता है। और एक मेरे घर वाले हैं जिन्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चलो
अंदर चलो और सबके सामने साबित कर दो कि हमारा 8 महीने का प्यार झूठा नहीं है, वरना मम्मी ना मेरी शादी कहीं और करवा देगी। राजू स्वीटी के साथ उसके घर जाकर सभी से मिलता है। तब साधना कहती है, देखिए राजू बेटा, हाँ हाँ जल्दी बोलिए मम्मी जी, आई एम गेटिंग लेट, बहुत काम है। साधना के कुछ कहने के पहले ही राजू घड़ी देखने लगता है। पहले आप घड़ी देखना बंद कीजिए, तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगी। काम को साइड में रखकर मेरी बात सुनिए। पहले तो स्वीटी के पापा को प्रेम विवाह पसंद नहीं है, फिर भी मैंने उन्हें समझाया कि आजकल का ज़माना है, बच्चे अपना जीवन साथी खुद पसंद करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो राज़ी हुए तो यहाँ शादी की बात हो ही नहीं रही। अब ये बात है कि हम अपनी जवान बेटी को और दिन कुंवारा नहीं रख सकते, तो आप बताइए क्या करना है। पर मैं अभी तक सेटल नहीं हूँ मम्मी जी, और मैं खुद ही काबिल नहीं रहूँगा तो आपकी बेटी को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। वो कितने लाड दुलार में पली बड़ी है। मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। जब तक मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर लेता तब तक मैं स्वीटी को अपने घर नहीं ले जा सकता मम्मी जी। तब तक तो आपको स्वीटी को अपने पास ही रखना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला जवाई जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं। शादी तो होकर रहेगी। आपके चक्कर में हमारी स्वीटी दीदी ने कितने लड़कों को मना किया है, कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अगर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं आंटी जी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में बात कीजिए या दुकेले में, पर शादी के लिए हाँ ही कीजिएगा जमाई जी। और राजू साधना और स्वीटी के साथ कमरे में चला जाता है, जहाँ राजू अपनी होने वाली सास से कहता है, आप लोगों की जिद देखते हुए मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है मम्मी जी। मैं और स्वीटी शादी तो कर लेते हैं, पर जब तक मेरा बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता मुझे आपके घर ही रहना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं कि मैं बिना सेटल हुए दुल्हन ले आया। इसलिए जब तक मैं अपने घर पर एक बहू नहीं ले जाता तब तक आपको अपने घर पर एक घर जवाई रखना होगा। क्या बोलूं बेटा जी, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। ये तो बड़ा धर्म संकट है। कोई धर्म संकट नहीं है मम्मी, इन्हें मुश्किल से 15 से 20 दिन लगेंगे बिजनेस सेटअप करने में। आप जानती नहीं हो अपने होने वाले जवाई को, इनका दिमाग नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर। यहाँ रहेंगे तो इन्हें एक अच्छा माहौल भी मिल जाएगा और ये अच्छी तरह से बिजनेस के बारे में सोच भी पाएंगे। हाँ बोल दीजिए ना मम्मा, ज्यादा सोचिए मत। ठीक है फिर। पर हाँ मम्मी जी, इस बारे में किसी को बताइएगा मत, वरना कोई ना कोई अपनी टांग जरूर अड़ा देगा और आपकी स्वीटी कंवारी रह जाएगी। इसलिए जब तक फेरे ना हो जाए किसी को इस बात की खबर ना लगे। मैं एक बार इस घर में आ जाऊं फिर तो सभी को इस बात का पता चल ही जाएगा। तो बस अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और बाहर आकर राजू सभी को बता देता है कि अब उनकी स्वीटी विदा होने वाली है। ये सुनते ही दोनों भाभियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ज्यादा देर ना करते हुए दोनों फौरन ही अपनी इकलौती ननद की शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। मुझे कम से कम 50,000 हाथ में चाहिए हितेन जी। आखिरकार मेरी इकलौती ननद की शादी है, सबसे महंगा लहंगा पहनूंगी मैं। लगना भी तो चाहिए, घर की बड़ी बहू हूँ मैं। तेरी खुशी के पीछे छुपा राज मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है दीपा। तेरी ननद जो घर से जा रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे जितेंद्र जी, मैंने तो भगवान से 101 रुपए का प्रसाद बोल दिया था। जैसे ही जीजा जी ने कहा मैं मम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मेरी तो धड़कनें बढ़ गई थी। अरे भाई, साल भर अपना रिश्ता चलाने के बाद अगर वो दीदी को छोड़ देते तो हमारी दीदी का क्या होता बताइए तो। पर भगवान का शुक्र है उन्होंने हाँ कह दी। दीदी का क्या होता, तेरा क्या होता, अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। ये जानते हुए कि मेरी एक बहन भी है तूने शादी के लिए ना करती थी। वो तो किसी तरह तेरे पापा के कहने पर तुझे मुझसे शादी करनी पड़ी, वरना तू नहीं करने वाली थी ऐसे घर में शादी जहाँ ननद हो। पर चलो अच्छा हुआ कि दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। अब बस मेरी बहन अच्छे से विदा होकर अपने घर चली जाए। और 1 महीने बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को इंतजार था। स्टेज पर अपनी ननद और नंदोई को साथ बैठा देखकर दोनों भाभियां आपस में एक दूसरे से कहती हैं, बस भाभी इसी दिन का इंतजार था मुझे, अब जाकर कहीं मैं सांस ले पाऊंगी। मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही थी कि कहीं राजू जीजाजी दीदी से शादी करने को मना ना कर दे, क्योंकि जैसी दीदी की हरकतें हैं ना उन्हें कोई दूसरा मिलता भी नहीं। अरे तूने तो इसे बस 2 ही साल झेला है, मेरी शादी को 10 साल हो गए। मेरी सारी जवानी ना स्वीटी दीदी की ख्वाहिशों को पूरी करने में ही निकल गई। बस दीदी अब अपने ससुराल चली जाए और हमारा पीछा छूटे। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और फिर आता है विदाई का समय। पर विदाई का दृश्य जरा अलग लग रहा था, क्योंकि जहाँ स्वीटी को रोना चाहिए था वहाँ वो नहीं रो रही थी, रो तो राजू रहा था।
ये तो पहली बार देख रही हूँ कि दुल्हन जोर जोर के ठहाके लगा रही है और दूल्हा फूट फूट कर रो रहा है, मानो विदाई उसी की हो। क्या मेरा चेहरा देख रही हो स्वीटी? अब गाड़ी में बैठो, मुझे देरी हो रही है। क्या इतना लंबा शादी का फंक्शन चला गया, सारा काम पेंडिंग पड़ा है मेरा। मम्मी पापा आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। अपनी शादी में दूल्हा अपने माँ बाप को बाय कह रहा है। ये देखकर स्वीटी के परिवार वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो बस किसी तरह स्वीटी को विदा करने से मतलब था। और जैसे ही विदाई की रस्में पूरी होती हैं, सब अपने घर पहुंचकर आराम से यहाँ वहाँ लेटने लगते हैं। शादी निपटाना बड़ी आफत का काम है, पर चलो बेटी अपने घर गई। मानना पड़ेगा मम्मी, न जाने उस दिन कमरे में ले जाकर तुमने क्या बोला जीजाजी को, जो वो शादी को फौरन मान गए। वरना मुझे तो लग रहा था ये लड़की जीजाजी के चक्कर में कुंवारी ही रह जाएगी। मुझे तो वो देखकर ताजुब हुआ कि किस तरह जीजाजी अपनी खुद की शादी में रो रहे हैं। मुझे लगा वो कहीं शादी को मना ना कर दे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त दरवाजे पर कौन आया है? कितने रिश्तेदार आए हुए थे शादी में, लगता है उसमें से कोई होटल में छूट गया होगा। वही होगा, मैं देखती हूँ। और बरखा जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर होती है घर की इकलौती ननद जीजा जी। दीदी, आप अभी ही पग फेरे की रस्म के लिए आ गई? वो तो कल होगा ना? ये लो, अभी तो तुम ठीक से अपने घर आई भी नहीं और अभी से सबको तकलीफ होने लग गई। इतनी इज्जत है क्या तुम्हारी स्वीटी? ये क्या बात हुई भाभी? आपकी ननद और जवाई दरवाजे पर खड़े हैं और आप सवाल पर सवाल कर रही हैं। मुझे किस कमरे में जाना है स्वीटी? मुझे बस वो बता दो, बाकी तुम लोगों को जो करना है आपस में करते रहो। काफी काम बचा हुआ है मेरा। आप मेरे कमरे में रहेंगे राजू। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। वो क्या है ना भाभी, जब तक राजू जी का बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता वो यहीं रहेंगे। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप विस्तार से मम्मी से पूछ सकती हैं। ये सुनते ही सोफे पर बैठी दीपा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे गिरती भी क्यों नहीं, जिस ननद की विदाई की खुशी वो मना रही थी वो तो घर जमाई लेकर लौटी है। उस दिन कमरे में इसी शर्त पर शादी की बात पक्की हुई थी कि जवाई जी हमारे साथ ही रहेंगे जब तक उनका काम सेट नहीं हो जाता। देखो अब मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान से विनती करो कि जल्द से जल्द उनका काम सेटल हो जाए। अब जब घर में घर जमाई आ ही चुका था तो कोई कर भी क्या सकता था। सभी थके हारे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। ठीक रात के 12 बजे दीपक के दरवाजे पर स्वीटी जाकर नॉक करती है। आधी नींद में दीपा जाकर दरवाजा खोलती है। क्या भाभी, आप लोग अभी सो गए? और दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? ये तो खुद की समझ की बात है। घर में जवाई आए हुए हैं और आप दोनों मियाँ बीवी कुंडी लगाकर सो रहे हैं। देखिए उन्हें दूध चाहिए, आप कमरे में दूध भिजवा दीजिए। और हाँ, दूध में केसर डालना मत भूलिएगा। उन्हें बहुत काम रहता है, स्ट्रेस से दिमाग को बहुत थकान हो जाती है, तो दिमाग की ताकत के लिए केसर अच्छा है। और होगा तो कुछ बादाम भी डाल दीजिएगा। अगली सुबह रसोई में बड़बड़ाती हुई दीपा और बरखा काम करती जा रही थी। एक रोटी बेलती जाती तो दूसरी सेकती। ये 8वीं रोटी सेकने जा रही हूँ मैं। कहाँ मुझे लगा था दीदी की शादी के बाद मैं कहीं छुट्टियों पर जाऊंगी, पर काहे की छुट्टी, मेरी किस्मत में तो ये चूल्हा चौका ही लिखा है। तभी बाहर हॉल से आवाज आती है, 2 रोटियां लाना भाभी। हाँ हाँ भाभी, इसलिए तो बैठी हैं। और काम ही क्या है हमें, सवेरे से रोटी बेल बेल कर पूरी कलाई आम गई है मेरी। अंदर से बाहर भी आओगी कि नहीं भाभी? रोटियां लेकर बरखा बाहर आती है। रोटियां ना जरा पतली बनाया कीजिए भाभी। मुझे ना मोटी रोटियां खाने की आदत नहीं है। रोटियां मोटी थी तो 10 खा गए, पतली होती तो लगता है कि दोपहर तक हम इनके नाश्ते की रोटियां ही बनाते रह जाते। और हाँ भाभी, दोपहर को ना ये क्या खाएंगे वो आप इनसे ही पूछ लीजिएगा। मेरी चिंता मत करना। शादी के बाद अपनी फ्रेंड से मिलने का समय नहीं मिला मुझे, तो मैं सबसे मिलने बाहर जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी कुछ। अरे कल ही तो तेरी शादी हुई है बेटा, और कह रही है समय नहीं मिला। तो तब तक मैं कुंवारी थी ना मम्मी, और अब मैं शादीशुदा हूँ, तो फर्क तो पड़ता है ना। दोपहर को सज धज कर स्वीटी अपने पति का सारा काम अपनी भाभीियों पर डालकर अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। तो जीजू ने कोई काम शुरू किया कि नहीं? जब भी उनसे मिलती हूँ वो हमेशा अपनी घड़ी पर कुछ न कुछ देखते रहते हैं, मानो जैसे 1 मिनट की देरी हुई तो उनकी करोड़ों की मीटिंग मिस हो जाएगी। तुझे क्या लगता है वो दिन भर सिर्फ रोटियां तोड़ते हैं? अरे इतने बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं। शादी के बाद और प्रेशर आ गया है उनके दिमाग पर। रोज एक ना एक ख्याल, ये बिजनेस करूं या वो बिजनेस करूं। बिजनेस के बारे में सोचना कोई आम बात है क्या? टैलेंटेड बहुत है, बस घमंड नहीं करते।
इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। जवाई जी ने सोच लिया क्या बिजनेस करेगी उसके बारे में बेटा? अरे बाप रे, आप तो बिल्कुल सीने पर चढ़ गई हो मम्मी। बड़ा काम करना है, वक्त तो लगेगा ना। वो कौन सा यहाँ रहने के लिए मरे जा रही हैं। राजू दिन भर पेट भर कर खाता और अपने कमरे में आराम करता। अब बिजनेस की बात को वो भी धीरे धीरे टरकाने लगा था, जिसे देखकर उसके दोनों साले उसके कमरे में उससे बात करने आते हैं। तो जीजा जी कब करोगे बिजनेस? अरे तुम बच्चे अंदर कहाँ से आ गए? दिन भर ही तो सोचता हूँ, इतने सारे प्लान्स है, सब एक से बढ़कर एक। कंफ्यूजन यही है ना, उनमें से कौन सा चुनो? मेरे सोचे हुए किसी भी प्लान को इंसान आंख बंद करके उठा ले, फिर उसे अपने भविष्य की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हीं प्लान में से कोई एक आप भी चुन लो ना जीजा जी, आपको किसने रोका है? बस तुम लोगों के दरवाजे से अंदर आने के पहले ही एक बहुत ही सही प्लान आया था दिमाग में। अरे पर तुम लोग बीच में आ गए और निकल गया प्लान दिमाग से। इसी कारण तो मैं अकेला रहता हूँ। चलो अब कमरे से बाहर जाओ, चलो निकलो। इस तरह राजू कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने सभी की बातें टरकाता रहता। और अब तो वो अपने ससुराल में इस तरह सेट हो गया था कि अपने दोस्तों को भी अपने ससुराल में पार्टी करने बुलाने लगा था। एक शाम, भाभी मेरा खाना डाइनिंग टेबल पर मत लगाना, मैं अंदर कमरे में ही खाना खाऊंगा। और आज कुछ 5 लोगों का खाना और बना देना, क्योंकि मेरे कुछ पार्टनर्स आने वाले हैं। पार्टनर्स? कैसे पार्टनर्स? अब मैंने बाहर ऑफिस तो खोला नहीं है, बिजनेस के लिए डिस्कशन तो करना पड़ेगा ना भाभी। समझ रहा हूँ मैं, आपको तकलीफ हो रही है, फिक्र मत कीजिए। बाहर एक कमरा देख लिया है मैंने, जल्दी मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, फिर मैं ले जाऊंगा अपनी स्वीटी को। आप लोगों पर बोझ नहीं बनेंगे हम। हाँ, फेंकने में तो राजू माहिर था ही, और इसी तरह बस फेंक फेंक कर वो अपने ससुराल में 3 महीने बिना कुछ किए ही निकाल लेता है। पर अब पानी सर से ऊपर आने लगा था, और राजू नाम की इस बला से छुटकारा पाने के लिए दीपा और बरखा एक प्लान बनाती है। अगली सुबह दीपा और बरखा अपना सामान लिए अपने पतियों के साथ कमरे से बाहर आती है। ये सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आइए माँ का आशीर्वाद लीजिए। बरखा और हितेन, तुम भी आशीर्वाद ले लो, बड़ा काम करने जा रहे हैं हम। अब इन्हीं का आशीर्वाद तो हमारे काम आएगा। बड़ा का ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं आप चारों? वो क्या है ना, रोज रोज जीजा जी को अपने दिमाग में प्लान बनाता देख इन दोनों के मन में भी बिजनेस करने की बात आ गई है। हाँ स्वीटी, अब अगर बनना है तो जीजा जी जैसा ही बिजनेसमैन बनना है, इसलिए मैंने तो नौकरी भी छोड़ दी है, मैं भी बिजनेस करूँगा। मैंने भी नौकरी छोड़ दी है, फिर सोचा कि बिजनेस का प्लान करूँ, पर दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। फिर समझ में आया कि दिमाग में आइडिया अपने ससुराल जाकर ही आएगा, जैसे कि जीजा जी को आ रहे हैं इतने सारे आइडियाज। इसीलिए फौरन मैंने अपना बैग पैक कर लिया और अब निकल रहा हूँ अपने ससुराल। देखना, अब बड़ा बिजनेसमैन बनकर ही लौटेगा तुम्हारा भाई। और मैं भी। और हम भी। और हम भी। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? बड़े बिजनेसमैन इन छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचते। हम तो चलते हैं, तुम दोनों अपना देख लेना। इस घर से मेरे बेटे बहू ही चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी इस घर में रहकर? देख रही है ना स्वीटी, तेरे कारण क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये सुनते ही राजू फौरन अपने कमरे से बाहर आ जाता है। अगर कमाने वाले और बनाने वाले घर से ही चले जाएंगे तो मैं खाऊंगा कैसे और क्या? और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे दिमाग में आइडियाज कैसे आएंगे? फिर तो मुझे कोई और आसरा देखना पड़ेगा। मैं निकलता हूँ मम्मी जी। फिर तो मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा मम्मी, बाय। और राजी और स्वीटी चले जाते हैं अपने घर। छूट मुट का ही सही, बैग तो पैक कर ही लिया है और अब सर पर बर्डन भी नहीं है, तो क्यों ना हम सब एक छुट्टी पर ही चले। और कुछ इस तरह एक छोटा सा नाटक करके दीपा और बरखा अपनी ननद के लाए तोहफे से अपना पीछा छुड़वा ही लेती है। आज अनुज के घर का माहौल कुछ अलग ही था। हर पल चहल पहल से भरे रहने वाले अनुजा निवास में आज अजीब सा सन्नाटा था। घर के हॉल में घर की इकलौती बहू अंकिता की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी और सामने अगरबत्ती जल रही थी, जो किसी भी पल बुझने ही वाली थी कि तभी प्रेम जाकर एक नई अगरबत्ती को जलाता है। वो तो जा चुकी है बेटा, तो एक और अगरबत्ती क्यों बर्बाद करना? जितना मैं अंकिता को जानती थी उसे ये बेकार का नुकसान पसंद नहीं आएगा, और ऐसे भी उसे धुएं से तो एलर्जी भी थी। रहने दे। ये क्या बोल रही हो मम्मी? अब तो तुम्हारी कंजूसी से बाज आ जाओ मम्मी। आज तुम्हारी बहू की 13वीं है, आज उसकी फोटो पर भी फूलों का हार चढ़ाने नहीं दिया। बेचारी मेरी अंकिता प्लास्टिक के माले को पहन कर बैठी हुई है।
बताइए भाभी जी, मुझे बोल रहा है कि असली फूलों की माला नहीं पहनाई फोटो पर। अरे भाई, रोज रोज माला बदलने से अच्छा है सीधा एक ही बार में प्लास्टिक की माला पहना दो। कम से कम फोटो पर हमेशा एक माला तो रहेगी। अरे कोई सस्ती आती है क्या प्लास्टिक की माला? 120 रुपए की पड़ी है। ऊपर से इस फोटो को निकलवा कर प्रिंट कराया, उसका अलग खर्च। देख कर लगता है क्या कि बहू नहीं रही? पर अनुजा जी, अंकिता को अचानक हुआ क्या? अंकिता? भूत! कंजूस औरतें तो आपने कई देखी होंगी, पर अनुजा जैसी कंजूस औरत देखने के लिए कम से कम आपको 100 बार और जन्म लेना होगा, क्योंकि ऐसी औरतें हर 100 साल में एक बार ही जन्म लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 साल ज्यादा नहीं हो गए? अरे भाई, अब कंजूसी से इतने पैसे कोई बचाएगा तो उन पैसों को स्वर्ग में बैठकर इस्तेमाल करने में 100 साल तो लग ही जाएंगे, है ना? तो चलिए आपको ले चलते हैं अनुजा के पास, जो अभी भी कहीं बाजार में कंजूसी ही कर रही होगी। 2 पीस नींबू लिया है तुझसे और तू 7 मिर्ची देने में जन प्राण त्याग रहा है, हैं? क्या बोल रही हो चाची, मजाक है क्या? 2 नींबू आते हैं 10 रुपए के, और 40 रुपए की तो 100 ग्राम मिर्ची आती है। 100 ग्राम में चढ़ती कितनी मिर्ची है? 10 रुपए का सामान लेकर 15 रुपए की मिर्ची मांग रही हो तुम। अरे बोलने के पहले जरा सोच तो लिया करो। अरे चल चल, ये गणित मुझे मत सिखा। अकेले समझकर मुझे ठग रहा है। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। देख रहे हो भैया, मुफ्त की मिर्ची भी नहीं दे रहा। अरे 4-5 मिर्ची दे ही देगा तो क्या चला जाएगा इसका? क्यों रे श्याम, क्यों 2-4 मिर्ची के लिए जान दे रहा है? दे दे, अब इतना सामान लिया है बहन जी ने तो। जरा सा धनिया पत्ता और मिर्ची देने में तेरा क्या ही चला जाएगा? इतना सामान? अरे ये थैलिया वाला सामान मुझसे नहीं लिया इन्होंने। मुझसे तो उन्होंने बस 2 नींबू लिए हैं। वो भी कह रही है कि 8 के 2 दे दो। अरे कहाँ से दे दो भाई? उसमें भी इनको मुफ्त में मिर्ची चाहिए। मैं जानता हूँ इनकी हरकतों को अच्छे से। 7 मिर्ची इसलिए मांग रही है क्योंकि कल शनिवार है ना। 1 नींबू में 7 मिर्ची लगाकर दरवाजे में टांगना होगा, और वो मिर्ची भी ये खरीदना नहीं चाहती। अब इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगी चाची आप? धत्तरे की, ये क्या मजाक है? सुबह सुबह मेरा समय बर्बाद कर दिया। 2 मिर्ची लेकर आप इस गरीब सब्जी वाले से बहस तो इस तरह कर रही है जैसे आपने 2 लाख की सब्जी ले ली हो। अरे ठीक है श्याम, तू नहीं दे रहा है ना मुझे मिर्ची, कोई बात नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए तेरे नींबू। ले रख, सवेरे सवेरे ग्राहक का मूड खराब कर देता है। अब तू देखना, दिन भर ना एक फूटी कोड़ी की बिक्री नहीं होगी तेरी। और ये कहकर अनुजा आगे बढ़ जाती है। सवेरे सवेरे अपनी गृहस्थी को लेकर ऐसी बातें सुनकर श्याम घबरा जाता है और अनुजा को रोकते हुए कहता है, अरे रुको रुको चाची, सुबह सुबह गल्ले पर बैठा हूँ, ऐसी बातें तो भूल कर मत जाओ। लो रखो, 7 क्या 10 मिर्ची रखो, और ये लो 2 नींबू मेरी तरफ से मुफ्त में। और इस तरह कभी किसी सब्जी वाले से तो कभी किसी सब्जी वाले से आनाकानी कर अनुजा मुफ्त में सब्जियां लेकर अपने घर को निकल जाती है। ले बहू, ये थैली पकड़। सब्जियां तो भाई सोने के भाव बिक रही है बाहर। देख समझ कर सब्जी बनाना। हफ्ते भर की सब्जियां ला दी है मैंने। ये 5 आलू और ये 10 मिर्ची, ये 1 प्याज, इसे हफ्ते भर की सब्जियां कहती हैं आप? मम्मी जी, ये तो लगता है कोई सब्जी वाला अपनी सब्जियां लपेटते हुए 2-4 सब्जियां गलती से गिरा गया जो आप उठा कर ले आई। अरे तू ले तो आई ना, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। वैसे भी इस हफ्ते बहुत सारी शादियों में जाना है, फिर कीर्तन भी है, और वो बगल वाले राम जी, उनकी तबीयत ना मुझे कुछ खास ठीक नहीं लग रही। 1 हफ्ते से तो अस्पताल में है। आज उनसे जब मिलने जाऊंगी तो उनके पास जो रखा हुआ सूप रहेगा ना वही पी लूंगी। मेरा तो दोपहर का खाना ऐसे ही निकल जाएगा। और मान ले भगवान ना करे उन्हें कुछ हो गया तो उनकी 13वीं पर भोज का इंतजाम भी तो रहेगा ना। ओ मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे ये ऐसी सास तुम्हें देनी थी भगवान। घर में इतना पैसा है पर सारी संपत्ति पर ताला लगाकर सांप की तरह उस पर कुंडली मारकर बैठी रहती है, और 1-2 रुपये के लिए इस तरह से करती है। अपनी किस्मत को कोसती हुई अंकिता किचन में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। घी तो खत्म हो गया। अच्छा, जो डब्बा कमरे में छिपा कर रखा है उसे ही निकाल कर ले आती हूँ। अंकिता अपने कमरे में जाकर घी का डब्बा अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर किचन में लेकर जा रही थी कि तभी अनुजा वहां जाती है। बाप रे बाप, अब तो घी का डिब्बा भी छिपाने लग गए बहू। तो क्या करूं मम्मी जी, आप तो रोटियों में घी तक लगाने नहीं देती, और ये डिब्बा मैंने अपने मायके के पैसों से मंगवाया है।
कितनी बार तुझे समझाया है कि इस घर में ये बेकार के फिजूल खर्चे नहीं चलेंगे। पहले घी खाओ और उसके बाद बीमार पड़ो और फिर डॉक्टर का खर्चा लगाओ, हैं? तो क्यों खाना तेल घी? आप तो सोचती है कि मैं पानी में ही सब्जी बना दूंगी मम्मी जी। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो हम सबको कमजोरी आ जाएगी। अरे कैसे आ जाएगी कमजोरी? अभी 2 दिन बाद मिश्रा जी के घर पर शादी है, उसमें भी तो जाना है। दबा कर मीठा नमकीन सब खा लेना, उसी को पचने में 4 दिन लग जाएंगे और उसके बाद फिर एक फंक्शन में जाना है, तो मेंटेन होता रहेगा ना बहू। रोज इतना मसालेदार खाएंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। ला ये घी का डब्बा मुझे दे दे, मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ, किसी शादी त्योहार में निकालेंगे। अभी तो होली भी आने वाली है। लीजिए मम्मी जी, और इस घी के डिब्बे का ना स्मारक बना दीजिए। 2 दिन बाद दोपहर के वक्त सज धज कर अनुजा अपने कमरे से बाहर आती है, जिसे देखते ही रमेशी लाल कहते हैं, वाह अनुजा जी, आज तो आपके चेहरे पर अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। कोई खास बात है क्या? हाँ जी बिल्कुल होगी। आज मिश्रा जी के यहाँ शादी है, भूल गए क्या आप? शादी तो रात की है ना अनुजा जी? कार्ड पर तो 8 बजे का लिखा है कि नहीं? बहुत जरा देखना तो। 8 नहीं पापा जी, 8:30। लो फिर आप 3 बजे ही क्यों तैयार हो गई? अरे मेरे सीधे साधे पति, कार्ड पर 8:30 बजे का टाइम लिखा है तो क्या हो गया? शादी के घर में मेहमान भी तो आते हैं ना, उनके लिए तो खाने की व्यवस्था रखी होगी मोधरा जी ने। और वैसे भी वो हमारे पड़ोसी हैं, कोई पराये थोड़ी ना है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, पड़ोसी का कोई रिश्तेदार नहीं। पर मम्मी आजकल घर पर कोई खाने की अरेंजमेंट नहीं करता, सब होटल में ही करते हैं। अरे उनके घर पर हलवाई बिठा रखा है, मैं एक बार चक्कर मार कर आ चुकी हूँ। अच्छा खासा चाउमीन चाट रहा है, एक बार अच्छे से राउंड लगाकर खा पी कर आती हूँ। अंकिता मुझे एक डब्बा तो दे दे। आपको तो मुझसे लिफाफा मांगना चाहिए था मम्मी जी, लड़की की शादी है, कुछ तो देना पड़ेगा। पर आप तो यहाँ मुझसे डब्बा मांग रही है। अरे काहे का लिफाफा? किसी ने प्रेम की शादी में एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी मुझे, तो मैं क्यों दूं लिफाफा किसी को? और ये डिब्बा तो मैं तुम लोगों के लिए मांग रही हूँ। मैं वहां जाऊंगी तो चाउमीन मंचूरियन डब्बे में भरकर यहाँ लेते आऊंगी, तो दोपहर का हो ही जाएगा। तू ना कुछ खाने को मत बनाना, बेकार में खाने का नुकसान होगा और मुझे बर्बाद बिल्कुल पसंद नहीं। 5 बजते ही तुम सब तैयार होना शुरू हो जाना, 7 बजे तक जाएंगे, तब तो शादी को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता अनुजा जी कि मैं आपको ब्याह कर लाया था या किसी जंग में हारने के बाद मुझे आपसे सम्मानित किया गया था। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। आप जाइए, चाउमीन मंचूरियन खाइए, वरना कहीं खाना खत्म ना हो जाए। अनुजा खाली डब्बा लिए मिश्रा जी के घर पहुंच जाती है और चाउमीन मंचूरियन को डब्बे में भरकर अपने पर्स में रख लेती है। बाप रे बाप, ऐसी कंजूस औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मेन मार्केट में 2-2 बिल्डिंग है इसकी, फिर भी दूसरों की शादियों में डिब्बे भरती चलती है। वो तो रमेशी लाल जी का मार्केट में अच्छा नाम है, वरना ऐसी औरत को कोई अपने घर में भी ना चढ़ने दे। और ये तो फिर भी शादी की बात है। वो राम जी की तबीयत कुछ खराब चल रही है ना, तो ये अनुजा उन्हें अस्पताल में देखने के बहाने जाती है और उनके लिए नर्स जो सूप लेकर आती है ना, वो सारा सूप ये पी जाती हैं। अब बताओ। अनुजा ने कंजूसी की हद पार कर दी थी। वो आए दिन अपनी कंजूसी की हद को बढ़ाई जा रही थी। एक दिन अंकिता अपनी सास से कहती है, मम्मी जी ठंड खत्म होने को आ गई है, अब गाजर भी सस्ते हो गए हैं, तो मैं गाजर का हलवा बना दूं? अरे बहू, वो शीतला माँ के मंदिर में आज प्रसाद बटेगा, शुक्रवार है ना, वहीं जाकर मीठा खा ले। अरे क्यों बेकार में खर्चा करवा रही है? और नमकीन खाना हो तो मम्मी जी? अरे तो रुक जा, शनिवार को शनि मंदिर से खिचड़ी ले आना। अच्छा बाबा, यही सभी का अच्छा नॉलेज है आपको। अपनी सास की बात सुनकर अंकिता पलट कर आगे बढ़ जाती है। अब देखिए मम्मी जी, आपकी ये कंजूसी इस बात को कहाँ तक लेकर जाती है। 2-3 दिन बाद, मम्मी जी याद है एक बार विमला आंटी हमारे घर वैष्णो देवी का प्रसाद लेकर आई थी? कितना स्वादिष्ट लगा था वो प्रसाद। वैसी पुड़िया मिल जाए ना तो मजा आ जाए। और वो हलवा, पर वैसा कुछ हम घर पर तो बना नहीं सकते ना, खर्चा हो जाएगा। प्रसाद खाना है ना, यहाँ अगल बगल जाकर पूछ, कोई ना कोई तो वैष्णो देवी से होकर आया ही होगा, उनसे मांग कर ले आ प्रसाद। और अंकिता प्रसाद की तलाश में निकल जाती है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, पर अंकिता घर लौटती ही नहीं।
रात को जब प्रेम और रमेशी लाल घर आते हैं तो अंकिता को घर में ना पाकर अनुजा से पूछते हैं। मम्मी अंकिता कहाँ है? मैं सुबह से उसके नंबर पर फोन भी कर रहा हूँ, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। अरे मुझे क्या पता बेटा, वो तो सुबह प्रसाद लेने निकली थी, अभी तक लौटी नहीं। एक बार बहू के मायके भी फोन करके पता कर लो, हो सकता है अपने मायके गई हो। बताओ, गई होगी फ्लाइट से, एक और नया खर्चा। ये लड़की ना हद है भाई। पूछ लिया मैंने पापा, वो अपने मायके नहीं गई है। प्रेम फौरन घर से बाहर निकलता है और इधर उधर अंकिता की तलाश करने लगता है। वो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को जाकर उसके बारे में पूछता है। हाँ बेटा, अंकिता सुबह मेरे घर तो आई थी, पूछ रही थी कहीं वैष्णो देवी का प्रसाद मिलेगा क्या। मैंने बोला बेटा आजकल तो ऑनलाइन भी प्रसाद मिल जाता है, पर उसने कहा कि मम्मी जी ने पैसे खर्च करने को मना किया है, कहीं से मांग कर लिया ऐसा कहा है। मेरे मना करने पर वो आगे किसी और घर में प्रसाद मांगने चली गई होगी। प्रेम आगे जाता है और दूसरे घरों में पता करता है और वहां भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। पूरी रात प्रेम यहाँ से वहां अंकिता को ढूंढता रहता है, पर उसे बस एक नए घर का पता मिलता है, अंकिता नहीं। थक हार कर वो अपने घर लौट आता है। और भेजिए आप अंकिता को प्रसाद मांगने। कब आपकी ये आदत बदलेगी मम्मी जी, कब? आज आपकी इस कंजूसी के कारण न जाने वो कहाँ चली गई, पता नहीं किस हाल में होगी वो। कहीं बहू को कुछ हो तो नहीं गया? तू जा बेटा, पुलिस कंप्लेंट कर दे। दिन पर दिन बीतते जाते हैं पर अंकिता का कोई अता पता नहीं मिलता और सभी ये मान लेते हैं कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसी भी क्या कंजूसी अनुजा कि तेरी बहू दुनिया छोड़कर ही चल बसी। रह गया ना प्रेम अकेला। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर इस घर को छोड़कर गई होगी। अरे भाई, कोई क्यों ही रहना चाहेगा ऐसी सास के साथ। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि अंकिता कहाँ गई और उसे मरा हुआ मानकर सभी आगे की रस्में पूरी करना शुरू कर देते हैं। एक खर्चा गया नहीं कि फिर एक और। अब मेहमान आएंगे, उनके लिए गद्दे तकियों का इंतजाम करो, भाड़े पर सब मंगवाना पड़ेगा, फिर चाय पानी भी देना होगा। अरे ये बहू मर कर भी ना खर्च बढ़ाकर चली गई। और इसी तरह 12 दिन बीत जाते हैं और होती है अंकिता की 13वीं। अनुजा निवास में हॉल में अंकिता की तस्वीर के आगे 2 अगरबत्ती जला दी जाती है और सभी अंकिता की शोक सभा में शामिल हो जाते हैं। बता विमला, तू मुझे कंजूस बोलती है। सुबह से तीसरी बार अगरबत्ती खत्म हुई है, हर बार प्रेम नई अगरबत्ती जला रहा है। ऊपर से 120 रुपए की फूल की माला पहनाई अंकिता की तस्वीर को, फिर ये गद्दे, ये पर्दे, सब सफेद रंग का खर्चा। अरे भाई, मैंने तो बोला था रंग बिरंगी रहने दे चद्दर, क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, प्रेम को तो सब कुछ नियम से करना था। ऊपर से भोज के लिए बाहर हलवाई भी बिठा दिया उसने। अरे यह खर्चा होता देख मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। अपनी बहू की 13वीं पर अनुजा ऐसी ही बातें किए जा रही थी, तभी विमला को दरवाजे से कोई आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका चेहरा देखते ही विमला की आवाज कांपने लगती है। अंकिता, भागो भूत! अंकिता की 13वीं पर अंकिता को दरवाजे पर खड़ा देख सभी घबरा जाते हैं और पूरे घर में भागा दौड़ी मच जाती है। अंकिता, ये तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रहा? कहाँ चली गई थी तुम अंकिता? हमने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें जब वापस ही आना था बहू, तो गई क्या थी? हैं बता, हम यहाँ तेरी 13वीं भी कर रहे, कितना खर्चा हो गया। मैं रोज रोज पैसे जोड़ती थी इस दिन के लिए, सारे पैसे तो तेरी 13वीं पर खर्च हो गए। मतलब तू भूत नहीं, तू जिंदा है? तो तू कहाँ गई थी इतने दिनों? तब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ती हुई अंकिता कहती है, मैं जब भी मम्मी जी से कुछ खाने की बात करती या कुछ भी मांगती तो मम्मी जी हमेशा मुझे कहीं ना कहीं भेज दिया करती थी। और ऐसे ही एक दिन मुझे वैष्णो देवी का प्रसाद, पूरी और हलवा खाने का मन हुआ। आप तो जानती ही हैं, मम्मी जी मुझे पूरियां घर पर बनाने देती नहीं, तो उन्होंने मुझे पड़ोसी के यहाँ प्रसाद मांगने को भेज दिया। पर आसपास किसी के भी घर में वैष्णो देवी का प्रसाद नहीं मिला। मैं आगे बढ़ती गई। मैं कोई गाड़ी तो ले नहीं सकती थी क्योंकि पैसे लग जाते ना, और मम्मी जी को खर्च पसंद नहीं है। फिर मुझे एक ऐसी गाड़ी मिली जो मजलूम और बेसहारा को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रही थी। इसी तरह मैं दिल्ली पहुंची और फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ तक आई गई हूँ तो क्यों ना खुद ही वैष्णो देवी चली जाऊं। और वहां जाकर मेरा नंबर तो काम करने वाला था नहीं। वैसे भी घर से निकलती ही मेरे फोन का बैलेंस और रिचार्ज दोनों खत्म हो गए थे और बैलेंस को डलवाने में पैसे लग जाते, तो फिर मैंने बैलेंस भी नहीं डलवाया। तुम हलवा पूरी खाने के लिए वैष्णो देवी तक चली गई?
अरे अनुजा जी, कैसी हालत कर दी है आपने मेरी बहू की। बचा लिए पैसे, बहुत हो गई आपकी कंजूसी। इसी के कारण जीते जी आज मेरी बहू की 13वीं हो रही थी। अब अगर इस घर में मेरे रहते हुए आपने और कंजूसी की ना, तो उस दिन मेरे और आपके रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? और आपने अगर मुझसे रिश्ता तोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मुझे आपसे फिर से शादी करनी पड़ेगी, और उस शादी का खर्चा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगी कंजूसी, आपकी कसम। बस